हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज, आज हमारा टॉपिक एमएसटी सीटी का है, वो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की सारी थियोरी, सारे इक्वेशंस हम लोग आज लर्न करेंगे और उसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी। तो शुरू करते हैं गाइज आज का टॉपिक, दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक। ओके, देखो केमिकल थर्मोडायनेमिक में पहले तो चीज है कि टर्म इन्वॉल्व इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, टर्म इन्वॉल्व इन थर्मोडायनेमिक्स में पहली चीज तो आ जाती है द सिस्टम, दूसरा चीज आ जाता है सराउंडिंग। राइट, सिस्टम यानी क्या गाइज? तो सिस्टम यानी अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स अंडर द थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन। थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन यानी बच्चों द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज एक्चुअली टेकन फॉर द थर्मोडायनेमिक स्टडी। थर्मोडायनेमिक स्टडी यानी से पर्टिकुलर सिस्टम है, उसका वॉल्यूम चेक करना, उसका टेम्परेचर चेक करना, उसका मास चेक करना, ये आप आ जाएगा थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन। सो कोई भी चीज ऐसी हम लोग सिलेक्ट करते हैं यूनिवर्स से, मे बी वो सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी, उसका स्पेसिफिक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर चेक करना है, उसके लिए अगर हम लोगों ने सिलेक्ट कर ले तो उसको हम लोग कहेंगे सिस्टम। ठीक है गाइस, जैसे कि हम लोग एज अ केमिस्ट हम लोग देखेंगे कि हमने सॉल्ट कुछ ले लिया तो सॉल्ट का मास कितना है, राइट, उस पर्टिकुलर सॉल्ट की डेंसिटी कितनी है वो हम लोग देखेंगे। अगर कोई लिक्विड ले लिया तो उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, राइट, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिक्विड की डेंसिटी क्या है, उस पर्टिकुलर से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोग नोट करेंगे। अंडरस्टूड? इवन नंबर ऑफ मोल्स यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस है पर्टिकुलर सोल्यूशन में, वो भी हम लोग डिस्कस मेजर करेंगे। तो ये सारी चीजें मेजर करने के लिए जो कंपोनेंट हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसको कहेंगे सिस्टम। अब सेकेंड पार्ट आ जाता है, दैट इज सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी क्या गाइस? जो भी से कंपोनेंट है सिस्टम के अराउंड होगा बट नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, all the other part of universe outside the system, okay, are called to be surrounding। समझ लो कि मैंने HCl solution ले लिया 10 ml, अगर वो HCl solution या फिर 100 ml HCl solution ले लिया, अब वो मैं रख रहा हूं ग्लास बीकर में, तो ग्लास बीकर क्या हो जाएगा गाइस? ग्लास बीकर हो जाएगा सराउंडिंग। समझ में आ गया? क्योंकि ग्लास बीकर ये पार्ट ऑफ यूनिवर्स है बट नॉट द पार्ट ऑफ अ सिस्टम। HCl का पार्ट नहीं है वो, बराबर है, बट उसको हमने सिस्टम के सराउंडिंग में रखा, सो दैट इज कॉल्ड टू बी अ सराउंडिंग ओनली। अंडरस्टूड? सो ये दो टर्म मेजरली आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, एक तो है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग। चले जाते हैं अभी टाइप्स ऑफ सिस्टम के ऊपर। टाइप्स ऑफ सिस्टम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, 3 टाइप है सिस्टम के। कौन कौन से है? फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। हियर गाइस, टू अंडरस्टैंड दिस 3 टाइप्स हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो कॉफी पी रहे, कॉफी का मग ले लेते हैं, राइट। अब अगर आपने एक मग में कॉफी ले लिया है, राइट, आप देखोगे उसमें कि वेपर्स निकल रहे हैं उस कॉफी मग में से, बराबर है। अब वेपर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ गाइस? वेपर्स, गैस, गैस ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ अ मैटर है, बराबर है। एट द सेम टाइम समझ लो, एट द स्टार्ट आपको किसी ने सर्व कर लिया कॉफी, शायद आप पीने लगेंगे और आपको फील हुआ कि वो बहुत ज्यादा गर्म है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? उसको थोड़ा सा साइड में रख देंगे, बराबर। साइड में रख दिया यानी क्या कर रहे हैं? सिंपली हीट जो है वो उसमें से निकल आएगी एंड इट गोज इनटू द सराउंडिंग। हम लोग बोलते हैं उसको ठंडा करने के लिए रख दिया बॉस, बट ठंडा ऐसे तो नहीं होगा, हीट निकलेगा तभी वो ठंडा होगा, राइट ना। तो जस्ट हीट इवॉल्व हो रही है। हीट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ एनर्जी और वन ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी एक्चुअली, बराबर है। तो ऐसी एक सिस्टम है जहां पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, जहां पे मैटर एक्सचेंज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर with the surrounding, so that is called to be open system। देखो open system यानी the system that can exchange both matter and energy, matter in the form of gas and energy in the form of heat exchange कर रहा है। अब वही कॉफी का मग है, उसके ऊपर लीड रख दिया हमने, ढक्कन रख दिया, तो क्या होगा? हीट तो एक्सचेंज होगी बट मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, सो द सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट द मैटर, दैट इज कॉल्ड टू बी क्लोज सिस्टम। और वही कॉफी को हमने अगर थर्मस में रख दिया तो ना तो हीट एक्सचेंज होगी ना तो मैटर एक्सचेंज होगा, उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आ गया? तो ये तीनों जो टाइप है, ये एनर्जी और हीट, एनर्जी और मैटर एक्सचेंज करता है विद द सराउंडिंग सिस्टम। एक्सचेंज विद द सराउंडिंग उसके ऊपर डिपेंड है। ओपन सिस्टम में मैटर एनर्जी दोनों एक्सचेंज होगी, क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी होगी नॉट द मैटर, एंड आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर एनर्जी नॉट द मैटर विद द सराउंडिंग। ठीक है, now we'll go ahead with the next topic, that is properties of a system। ठीक है, प्रॉपर्टीज, दो मेजर प्रॉपर्टी है गाइस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बोर्ड में भी आता है, ओके, एचएससी बोर्ड में भी आता है या मिस्टर सीटी में भी इसका क्वेश्चन आता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी क्या गाइस? द प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर।
ठीक है, सिंपली इतना ही याद रखना, प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, एग्जांपल मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे एग्जांपल हो गए। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ मैटर, एग्जांपल मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट अबाउट द अदर वन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकंड वन, which is independent of quantity of matter or amount of matter। ठीक है, the property which not depends upon the amount of matter is intensive property। एग्जाम्पल देख लो तो प्रेशर मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर रिलेटेड क्वांटिटी यानी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो मैटर के ऊपर नहीं डिपेंड करता, सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, ऑल दीज आर दी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया गाइस? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Now, state function and the path function, state of the system and part of the system। ठीक है, state function यानी क्या बच्चों? See here, the state function यानी the property of a system that depends on state of the system and not the and independent of the path followed to attain it, that is called to be state function। state function यानी क्या? These are simply the property of a system only and only depends upon, you know, the initial and final state of the system and independent of the path, that is called to be state function। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारे एग्जाम्पल आ जाता है उसके स्टेट फंक्शन के। पाथ सिस्टम, पाथ फंक्शन यानी क्या? डिपेंड ऑन पर्टिकुलर पाथ फॉलो टू रीच दैट स्टेट, दैट इज कॉल्ड टू बी पाथ पाथ फंक्शन। अब वर्क हो गया या फिर हीट हो गया, ये दो एग्जाम्पल हो गए ऑफ दी पाथ फंक्शन। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन यानी क्या? द प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, इनिशियल टू फाइनल। बट वो इनिशियल से फाइनल चेंज हुआ किस तरह से, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो वो स्टेट फंक्शन। एंड पाथ फंक्शन डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन द पाथ, वर्क एंड हीट आर द एग्जांपल। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, अ प्रोसेस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। ओके, सो 5 टाइप कौन कौन से है? लेट्स सी द फर्स्ट वन, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको याद इधर रखना है कि कौन सा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट रखा जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, हीट। ठीक है, ये सारी चीजें कांस्टेंट रखी जाएगी फॉर द प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, अ प्रोसेस वेयर the temperature of the system remains constant। ठीक है, let's understand the temperature of the system। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, आइसोथर्मल प्रोसेस दिमाग में आ जाना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा टी इक्वल टू 0 एंड दैट्स व्हाई डेल्टा यू इज आल्सो इक्वल टू 0। डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी, गाइस हम लोगों को वो टॉपिक आएगा इंटरनल एनर्जी, राइट। इंटरनल एनर्जी मींस एनर्जी एसोसिएटेड विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉडी का इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ गया मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर डाउनफॉल हो गया यानी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। ओके, सो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा नहीं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसीलिए Q इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी इक्वल टू 0, adiabatic प्रोसेस में Q इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस इज रिलेटेड विद द प्रेशर। सो दिस इज अ सिस्टम which is conducted, a process which is conducted by keeping pressure constant। प्रेशर को कांस्टेंट रखे जाता है। सो हियर वी कैन से दैट डेल्टा P इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा P इंटू डेल्टा U प्लस W आ जाएगा। तो W इज PEXT, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो चारों में आइसोथर्मल डेल्टा T इक्वल टू 0, एडियाबैटिक प्रोसेस Q इक्वल टू 0, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। एडियाबैटिक आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा P इक्वल टू 0 एंड आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V इक्वल टू 0, नो एक्सचेंज, नो चेंज ऑफ वॉल्यूम। रिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है, लास्ट द फिफ्थ प्रोसेस एक्चुअली। सो रिवर्सिबल प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच द ड्राइविंग फोर्स at every stage is only infinitesimally greater। ठीक है, लिटिल बिट ग्रेटर है। ओके, अगर समझो ये पेन मैं फेंक रहा हूं तो ये पेन जिस डायरेक्शन में जाएगा वो ड्राइविंग फोर्स, और वहां पे किसी को समझो से लग गया वो पेन, या फिर कहीं पे से किसी समझो मैंने वॉल की तरफ फेंका और वॉल को लगा है, तो वॉल वो क्या हो जाएगा? अपोजिंग फोर्स। ठीक है, सो रिवर्सिबल प्रोसेस यानी क्या? अ प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स
at every stage is infinitesimally greater. Okay, so driving force little bit ज्यादा होगा compared to the opposing force, ठीक है, and which can be reverse, opposing force can be greater than the driving force. ये अगर दोनों आगे पीछे होते रहेंगे तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग रिवर्सिबल एक्चुअली प्रोसेस कहेंगे. समझ लो एक सिलेंडर है, उसमें गैस रखा है और उस सिलेंडर में मूवेबल पिस्टन भी है, ठीक है. अगर गैस का कुछ एक्सटर्नल प्रेशर होगा और एक्सटर्नल प्रेशर यानी आउटसाइड गैस का कुछ प्रेशर रहेगा. इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर, सिस्टम कॉम्प्रेस हो जाएगी, बराबर है. इफ गैसेस प्रेशर इज मोर, सिस्टम विल एक्सपांड. तो ये रिवर्सिबली होता रहेगा. ड्राइविंग फोर्स इज मोर देन अपोजिंग फोर्स या फिर अपोजिंग फोर्स इज मोर देन ड्राइविंग फोर्स, ठीक है. सो दैट्स व्हाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये इक्वेशन आ जाता है, दैट इज W max इज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 of V1 by V2 by V1 या फिर W max इज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 of P1 upon P2 where V2 V1 ये तो इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम है, P1 P2 इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर है, राइट. ओके, चलो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. देखो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, दोनों लॉ हमें पढ़ने हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हमें लर्न करना है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. इसी का मतलब क्या है कि एनर्जी ऑफ द होल यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है. तीन स्टेटमेंट है एक्चुअली, मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है बट जस्ट ओरली बता दूंगा. एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म. दूसरा चीज है कि एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एंड द एनर्जी ऑफ द होल यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट. ये तीन स्टेटमेंट है, तीनों में से कोई भी आपको तीनों एक्चुअली याद रखेंगे तो बेटर है. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लो तो बच्चों, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर डेल्टा यू इज द इंटरनल एनर्जी. सो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं. कब होती है? जब क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कोई सिस्टम, और अगर क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके ऊपर वर्क हो जाएगा. सो डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. So delta U is equal to Q plus W. So that is the mathematical expression of first law of thermodynamic. और ये mathematical expression different process के लिए, जो हमने process पढ़े हैं ना, कौन से, ये वाले आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस में वो पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू किस तरह से चेंज होगा वो भी हमें यहाँ पे लर्न करना है. ओके, तो उसी में वो उसका एक्चुअली ज्यादा यूज होता है. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट द टोटल एंट्रोपी इज वन ऑफ द से क्या बोल सकते हैं, स्टेट फंक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, स्टेट फंक्शन है ये. सो टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. अगर एक पर्टिकुलर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि प्रोसेस अपने आप चलती है तो फिर द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजेस. सो दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है. फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल एनर्जी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, याद रखना एंट्रोपी है. टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस इन एनी spontaneous process. Entropy is denoted by delta S sign. हाँ, delta S sign से denote करते हैं. delta S will be the change in entropy. अब फॉर्मूले याद रखना है प्रेशर वॉल्यूम वर्क का. प्रेशर वॉल्यूम वर्क W is equal to W is equal to minus P external into delta V. Delta V and a change in volume, so which is V2 minus V1. So this is the pressure volume work and maximum work done जो हमने thermodynamic के equation पे पढ़ा था, that is W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of V2 by V1 या फिर P1 by P2. So these are the two formula which are very much important. Understood? Numerical point of view आपको याद रखना है. Now the internal energy, जैसे मैं कह रहा था कि internal energy is the energy which is associated, every substance is associated with the definite amount of energy, so that energy is actually called to be internal energy. Internal energy is denoted by sign U. U से denote करते हैं. Change in internal energy will be U2 minus U1, ठीक है, U2 minus U1. Internal energy at the final state minus internal energy at the initial state, ठीक है. So that is called to be चेंज इन इंटरनल एनर्जी. समझ में आ गया बच्चों? ओके, डन विद दिस एवरीथिंग. ओके, तो हमने यहाँ पे लर्न कर लिया W max. अब इंटरनल एनर्जी हमने लर्न कर लिया, दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ द साइन कन्वेंशन, या साइन कन्वेंशन के ऊपर हमें फोकस करना है यहाँ पे कि एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर साइन है तो वो सिस्टम क्या एग्जैक्टली प्रोसेस कर रहा है, यानी वर्क सिस्टम पे हो रहा है या सिस्टम कर रहा है, या फिर हीट एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है. ऑल दिस प्रोसेस वी कैन
conclude with the help of a sign convention. Say if W is equal to negative, W नेगेटिव है, W की साइन नेगेटिव आ जाएगा, W यानी क्या, वर्क, वर्क का साइन नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या है गाइस, सो इफ W इज नेगेटिव इसका मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क सिस्टम करेगा ऑन द सराउंडिंग, यानी डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी, क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। इफ W इज पॉजिटिव, W पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये देखो सिस्टम के ऊपर वर्क होगा, सिस्टम के ऊपर वर्क होगा, यानी एनर्जी ऑफ द ओवरऑल सिस्टम विल बी इंक्रीजेस, बाय द सिस्टम होगा तो एनर्जी ऑफ द ओवरऑल सिस्टम विल बी डिक्रीजेस, अंडरस्टूड है, उसी इसलिए W विल बी नेगेटिव एंड W पॉजिटिव है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। इफ Q इज नेगेटिव, अगर Q नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, हीट रिलीज कर ली, लॉस कर ली बाय द सिस्टम, नेगेटिव आ गया तो, और पॉजिटिव है तो क्या होगा, इफ Q इज पॉजिटिव द हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, नेगेटिव Q इज इक्वल टू नेगेटिव और Q नेगेटिव है तो हीट उसने दे दी है सराउंडिंग को, एंड Q पॉजिटिव तो हीट उसने एब्सॉर्ब की है, जैसे मैं कॉफी का एग्जांपल दे रहा था तो हीट इज गिवन आउट इनटू द एटमॉस्फेयर, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम का Q क्या होगा, नेगेटिव होगा, अंडरस्टूड। अगर वही कॉफी को मैं वापस से गर्म करूं तो गैस पर रख के, ठीक है, यह तो क्या हो जाएगा गाइस, तो हीट एब्सॉर्ब कर लेगा, तो इन दैट केस Q विल बी पॉजिटिव, ओके। चलो डेल्टा U इज नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी है डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, एनर्जी अगेन गिवन आउट बाय द सिस्टम, सिस्टम एनर्जी दे रहा है, एंड इफ डेल्टा U इज पॉजिटिव एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन के ऊपर भी गाइस क्वेश्चन आता है, सो दैट यू नीड टू रिमेंबर साइन कन्वेंशन, W नेगेटिव work is done by the system, W positive work is done on the system, Q negative heat given out by the system, Q positive heat absorbed by the system, delta U negative energy in the form of heat only given out, and delta positive energy absorbed by the system, ठीक है। चलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस, तो अलग अलग प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या कांस्टेंट रखा जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, Q रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। तो ये चार वेरिएबल्स डिफरेंट प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है, वो याद रखना है, उसी के ऊपर वो फिर वो पूरा इक्वेशन चेंज होता है, ओके। चलो तो मैंने यहाँ पे साइड पैरेलली सारे प्रोसेस वो उसके इक्वेशन किस तरह से चेंज होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वो बता दिया है यहाँ पे, राइट। देखो तो पहले फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस, अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, टी डेल्टा T इक्वल टू 0, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T इक्वल टू 0, देखो डेल्टा T इक्वल टू 0 है मतलब डेल्टा U इज ऑल्सो इक्वल टू 0, बराबर है। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा T 0 है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज नहीं हो रहा, तो इंटरनल एनर्जी भी तो कांस्टेंट रहेगा, तो दैट्स व्हाई डेल्टा U इज आल्सो इक्वल टू 0। अब डेल्टा U अगर 0 में क्या डाल दूं तो फिर क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू Q प्लस W, देखो Q इज इक्वल टू माइनस W, और मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू माइनस Q, ये भी ऐसा भी लिख सकता हूं, अंडरस्टूड। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नाउ नेक्स्ट फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस, यहाँ पे Q इक्वल टू 0, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इक्वल टू 0, एक एक्सप्रेशन है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, Q 0 है तो डेल्टा U इज इक्वल टू W, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। Q is equal to minus W और W is equal to minus Q is the mathematical expression of first law of thermodynamics for the isothermal process. Next for isocoric process, isocoric process में क्या होता है, volume remain constant, delta V equal to 0। तो फिर इक्वेशन देख लो तो डेल्टा U is equal to Q plus W, अब W का एक्सप्रेशन है माइनस PEXT इंटू डेल्टा वी, अब ये एक्सप्रेशन ये उसमें डाल दिया डेल्टा वी, तो P इंटू डेल्टा वी दैट विल बी 0, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, QV यानी कांस्टेंट वॉल्यूम, सो डेल्टा U इज इक्वल टू QV, दैट इज द expression for what first law of thermodynamics for isocoric process, and finally for isobaric process pressure remains constant, ठीक है। so here QP is equal to delta H that is the enthalpy of the system, इसके बाद टॉपिक आएगा एक्चुअली, तो डेल्टा U प्लस डेल्टा P प्लस डेल्टा P external into delta V, so delta U is plus P into delta V, so simply QP is equal to delta U minus W, so that will be the expression of first law of thermodynamics for what,
a process where the pressure remains constant। तो ये सारे एक्सप्रेशन हो गए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर द डिफरेंट प्रोसेस। आपको सिंपली ये वेरिएबल्स कांस्टेंट क्या होता है वो याद रखना है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एक्सप्रेशन तो आपको आसानी से वो याद हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ता है फिर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्या है एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम? ओके देन एंथैल्पी which is nothing but H is equal to U plus PV। Change in enthalpy is given by the expression delta H is equal to delta U plus P into delta V where pressure remains constant over that। ठीक है, for the gaseous reaction, देखो gaseous reaction अगर है तो फिर वो एक्सप्रेशन क्या होगा, डेल्टा H is equal to डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT where डेल्टा H तो change in enthalpy, डेल्टा U change in internal energy, डेल्टा NG क्या है, that is say change in number of moles of a product to the reactant। ठीक है, number of moles of product to reactant, so change in number of moles you can say। R is a gas constant, T is the temperature। Now work done in a chemical reaction is given by the expression W is equal to minus delta Ng RT where W is the work done, delta N number of moles, change in number of moles, R gas constant, T is the temperature। So these are the expressions that you need to remember। Okay then chalo it's time for the MCQs now। The first one, आइडेंटिफाई द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग। 2016 में क्वेश्चन आया था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम याद रखना है हमें। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विस्कोसिटी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी क्या गाइस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ओके बाइज, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे एग्जांपल्स है। लेट्स सी है क्या सारी चीजें। ओके, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दिस इज द करेक्ट आंसर। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इज गिवन ओवर देयर एज एन एग्जांपल। तो गाइस एग्जांपल अच्छे से याद रखो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है वो कॉन्सेप्ट याद रखो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द वर्क डन। ओके बॉस, न्यूमेरिकल बेस आ गया, वर्क डन फाइंड करना है। देखो वर्क डन के दो फॉर्मूले हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क W इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू डेल्टा V, दूसरा है W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 ऑफ V2 by V1 या फिर P1 by P2। तो कौन सा एक्सप्रेशन हमें यूज करना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली। ओके, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ अ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। कंप्रेशन है, गैस कंप्रेस हो रहा है, तो इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगा, कंप्रेस होने के बाद कम हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस from a volume of 1 meter cube to 10 decimeter cube। देखो 1 meter cube to 10 decimeter cube यूनिट अलग है गाइस, तो कुछ कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें। एट 300 केल्विन अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल, अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। ओके, अब यहाँ पे देखो कंप्रेशन ऑफ गैस है, 2 मोल्स दिया है, टेम्परेचर दिया है, शायद से हम लोग यूज करेंगे कि फॉर्मूला W is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of V2 by V1, बट गाइज वो फॉर्मूला नहीं होगा यहाँ पे। द फॉर्मूला विल बी W is equal to minus PEXT into delta V, ये फॉर्मूला होगा यहाँ पे, वेयर माइनस PEXT दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 100, ये माइनस साइन 100 इंटू V2 वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब। ठीक है, V2 माइनस V1। अब यहां पे देखो गाइस V1 इज 1 मीटर क्यूब एंड V2 है कितना, लेट्स सी V2 है 10 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, V2 कितना है 10 डेसीमीटर क्यूब। अब गाइस उसका कन्वर्जन करना है हमें, दैट तो मीटर क्यूब को भी डेसीमीटर क्यूब में कर लेते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी, तो 1000 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये आपको तो मिल गया V2 माइनस V1, तो V2 है 10 माइनस 1000 बराबर है, तो ये माइनस 100 इंटू माइनस वो आ जाएगा कितना, अबाउट 990। तो अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, आई यूज द कैलकुलेटर ओवर हियर गाइस। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं मैं, so that is 100 into 990, तो 9900 0,
ओके तो ये आ जाएगा 99000 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस W। ओके ये आ जाएगा इन इन जूल, तो उसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, सो दैट विल बी प्लस 99.00 किलो जूल। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा आंसर है, माइनस 99 किलो जूल प्लस 99। ओके ये है प्लस 99। सिंपली हमें यूज करना है वो फॉर्मूला एंड सिंपली फॉर सॉल्व कर लेना है वो न्यूमेरिकल, तो आपको याद हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। सेकेंडली हाँ, जो कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहां पे यूनिट डिफरेंट है, तो वो यूनिट को आपको सिमिलर लाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके चलो, then we'll go ahead for the next one, that is ideal gas expand in volume from 1 into 10 to minus 3 meter cube to 1 into 10 to minus 2 meter cube at 300 Kelvin against the constant pressure of 1 into 10 to 5 Newton per meter square. The work done is, again यहाँ पे भी work done ही find करने के लिए बोला है बॉस। ठीक है, तो W क्या होगा, देखो वॉल्यूम दिया है V1 V2, एक्सपांशन ऑफ अ गैस है। ठीक है, तो हियर V1 will be 1 into 10 to minus 3, V2 1 into 10 to minus 2। ठीक है, so the formula will be the same only, W is equal to minus PEXT into delta V, where external pressure है 1 into 10 to 5, V2 है V2 1 into 10 to minus 2 0.01 minus V1 0.001। ठीक है, so our final वैल्यू विल बी, यहां पे अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं फॉर द फाइनल वॉल्यूम वैल्यू, सो आई एम गेटिंग द आंसर, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 इंटू 0.009, या दैट इज माइनस 900 जूल। ठीक है, 900, या देखो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस 900 जूल इज द आंसर। So minus 900, sorry, kilojoule is given, no? Okay, not kilojoule। एक मिनट इसको अबाउट कर लेता हूं मैं, मिस्टेक कर लिया मैंने, ये है माइनस 900 जूल इज द आंसर। ठीक है, 900 जूल इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। सो गाइज देखो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर ली थी, जूल एंड किलो जूल का अच्छे से देखा नहीं, तो यू नीड टू सी दैट यूनिट ऑल्सो। माइनस 900 जूल। Okay, how internal energy will change due to removal of a heat and work from the system। ठीक है, ड्यू टू, देखो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज तो होगा, हीट एनर्जी गिवन आउट होगी बाय द सिस्टम, देयर विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हीट एनर्जी को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे देन आल्सो सॉरी यानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, देन आल्सो देयर विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, हाउ इंटरनल एनर्जी विल चेंज ड्यू टू रिमूवल ऑफ हीट। ठीक है, हीट रिमूव कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे होगा, मतलब सिंपली वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, या फिर कुछ नहीं है। देखो ऑप्शन है पहला तो डिक्रीज, रिमूवल ऑफ हीट, पर्टिकुलर सिस्टम है, कॉपी ही है, हीट एनर्जी निकल गई, हीट एनर्जी निकल गई तो लॉस ऑफ एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी विल गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, हाउ इंटरनल एनर्जी विल चेंज ड्यू टू रिमूवल ऑफ हीट, रिमूवल ऑफ हीट या लॉस ऑफ हीट, तो लॉस ऑफ हीट हुआ यानी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीजेस, अगर एडिशन ऑफ हीट रहता तो द आंसर विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, यस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके बॉस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पूछा है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी इक्वल टू 0, राइट, डेल्टा टी इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या था अपना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा टी इक्वल टू 0 तो अपना आएगा डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ये 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, है क्या कहीं पे, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। या देखो, तो अगर आप पैरामीटर्स कांस्टेंट याद रख लो, आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई डेल्टा यू इक्वल टू 0, आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर डेल्टा पी इक्वल टू 0, आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी इक्वल टू 0, एडियाबेटिक प्रोसेस क्यू इक्वल टू 0। अगर ये याद रखेंगे तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आप आसानी से प्रेडिक्ट कर पाओगे। क्वेश्चन आया था 2017 में।
Next, which of the following equation is correct? Okay, which of the following equation is correct for the isochoric process? Isochoric process pressure constant है, याद रखना, और करेक्ट स्टेटमेंट याद रखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। 2016 में एंड 2019 में सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, एक्चुअली सेम क्वेश्चंस 2019 में 16 में आया था एंड देन 2019 में एज इट इज क्वेश्चन आया था। हमें स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस यानी वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो सी हियर आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा, आई थिंक सो। ये देख लो, आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी इक्वल टू 0, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये डब्ल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा बिकॉज वॉल्यूम डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी एक्सटर्नल इंटू 0, प्रेशर इंटू 0, दैट विल बी 0 ओनली डब्ल्यू, ये तो डब्ल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, राइट ना, डेल्टा वी यू इज इक्वल टू क्यू वी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये तो थर्मो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ए, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, राइट। ओके, नेक्स्ट इज अ सिस्टम रिलीज 15 किलो जूल ऑफ एनर्जी एज हीट, ठीक है, 15 किलो जूल ऑफ एनर्जी एज हीट। चलो मैं यहाँ पे गिवन भी लिख लेता हूँ, Q इज इक्वल टू 15 किलो जूल और उसने रिलीज की है यानी माइनस की 15 किलो जूल हो जाएगा। एंड डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन सराउंडिंग, वर्क कर दिया है बॉस सराउंडिंग के ऊपर, कितना 10 किलो जूल, राइट, वर्क किया है तो W विल बी पॉजिटिव। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू बराबर है। सो हियर द आंसर विल बी वर्क सिस्टम रिलीज 15 किलो जूल ऑफ एनर्जी एज हीट एंड डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन सराउंडिंग, वर्क ऑन सिस्टम नहीं है, वर्क ऑन सराउंडिंग है, तो ये एक्चुअली अपना साइन जो है दैट विल बी नेगेटिव 10 किलो जूल, ठीक है, सराउंडिंग के ऊपर वर्क हो रहा है। अब दिस इज माइनस 15 प्लस माइनस 10 माइनस माइनस प्लस, ओके, डेल्टा यू विल बी माइनस 25 या माइनस 25 किलो जूल, ठीक है। तो 15 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज की, वो माइनस एंड डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन सराउंडिंग, वर्क ऑन सिस्टम नहीं है बच्चों, वर्क ऑन सराउंडिंग है, सराउंडिंग ने पे वर्क किया है, मतलब सिस्टम ने एनर्जी लूज की है, तो इसीलिए ये जो W है वो नेगेटिव आ गया, ठीक है, वर्क ऑन सराउंडिंग है, दैट्स व्हाई W विल बी नेगेटिव, माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, माइनस 25 किलो जूल। समझ गए? अंडरस्टूड? ओके देन आगे बढ़ेंगे फिर द नेक्स्ट पार्ट। ओके, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, अभी एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। ओके, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, yeah, enthalpy of system and everything is done. Now enthalpy of sublimation, standard enthalpy of sublimation, that is standard enthalpy of sublimation will be, see the expression, that is delta SUBH, SUB that is sublimation is equal to delta fusion plus delta वेपराइजेशन एच, मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दोनों का ऐड कर दो तो आपको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मिलेगा। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सो द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी डेल्टा LH, L यानी लैटिस एंथैल्पी प्लस डेल्टा HYD दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, सो द एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एडिशन कर लो तो यू विल बी गेटिंग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। Enthalpy of chemical reaction, enthalpy of chemical reaction is denoted by delta RH naught, which is actually the expression क्या है देख लो बच्चों, that is delta RH naught is equal to summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactant, product minus reactant याद रखना for the enthalpy of reaction। okay, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहेंगे तो उसके लिए डेल्टा RH नॉट हम लोग लिखेंगे, डेल्टा RH नॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा RH नॉट, और ये भी डेल्टा H नॉट ऐसे लिख सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सेम चीज आएगी वापस से, द समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सिंपली सेम है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फॉर्मेशन एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन आएगा फिर भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगा वहां पे भी सेम चीज, एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ये चीज इंटरेस्टिंग है। बॉन्ड एंथैल्पी, सी बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी डेल्टा आर एच नॉट से डिनोट करता है, डेल्टा एच से डिनोट करेंगे एवरी टाइम। सो दैट इज नथिंग बट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ओके, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन या फिर कंबशन, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, बॉन्ड एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, अपोजिट है। ओके, नेक्स्ट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी सिंपली हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। एंट्रोपी यानी क्या? सिंपली डिफाइन करेंगे मेजरमेंट ऑफ randomness okay, measurement of randomness of the system, right? Okay, mathematically it is written as delta S is equal to Q reversible divided by 2 T, that is the definition. Now delta S system is minus delta H upon T, delta S surrounding plus delta H upon T, where delta H क्या है? enthalpy of reaction, T is the temperature. Okay, total delta S will be delta S system plus delta S surrounding which is greater than 0, 0 से ऊपर रहेगा total entropy of the system. Okay, next is Gibbs energy. Okay, Gibbs energy delta G naught, the expression देख लो, G is equal to H minus Ts, which H is the enthalpy, T temperature and S is the entropy. So delta G is equal to delta H minus T into delta S. One more expression is there for the Gibbs energy, that is Gibbs energy and equilibrium constant. डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, ठीक है, या फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ के, ये भी एक्सप्रेशन हम लोग ले सकते हैं। के क्यू दैट इज रिएक्शन कोशेंट। रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड के, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, सब वही एक्सप्रेशन जो मैं बता रहा था, माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ के सी, के सी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर दैट इज Kp, so Kc और Kp, so this is the expression। आप ये यूज कर सकते हो या फिर ये यूज करते हो। यहाँ पे नेचुरल लॉग हटा दिया, 2.303 लॉग टू द बेस 10, ठीक है, वो ले लिया, Q को रिप्लेस कर दिया बाई Kc या फिर Kp, so this is all about the Gibbs energy, ठीक है। फाइनली यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच डेल्टा एस जी, ये हमें एग्जैक्टली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं ये हमें बताएगा। ओके, इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, देखो डेल्टा जी ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव ही रहेगा, डेल्टा एच एंड एस पॉजिटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा। व्हाट इज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन? रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ओके, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, अपने आप होगा एट ऑल टेम्परेचर। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस इज नेगेटिव, रिएक्शन इज ऑलवेज, डेल्टा जी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। याद रखना, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। नेक्स्ट इज डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एट लो टेम्परेचर एंड पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो फिर क्या होगा? इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव एट लो टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, एंड दोनों पॉजिटिव है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर एंड नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर, डेल्टा जी, ठीक है। तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर एंड स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, अपोजिट ऑफ द अर्लियर केस, ठीक है। सो ये स्पॉन्टेनिटी के ऊपर क्राइटेरिया है ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी के साइन कन्वेंशन से हम लोग रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ इट्स द टाइम फॉर द एमसीक्यू पार्ट, राइट, जहां पे द फर्स्ट वन इज फॉर विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन चेंज इन एंट्रोपी इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो चेंज इन एंट्रोपी। देखो एंट्रोपी चेंज सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड अगर होगा तो एंट्रोपी मोर देन जीरो होगा, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, बिकॉज एंट्रोपी यानी क्या? मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, राइट। ओके, तो अभी देखो सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड टू गैस होगा,
क्या हमें लेस देन जीरो आइडेंटिफाई करना है ना, लेस देन जीरो, तो ये तो मोर देन जीरो होगा। डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, H2 गैस है समझ लो, तो H2 गैस गैसीय स्टेट जो कि H प्लस H, यानी वापस से रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर फॉर्म हो रहा है, O2 गैस और H2 गैस कंबाइन होके लिक्विड वाटर हो रहा है, ठीक है, H2 गैस एंड O2 कंबाइन हो गए, बहुत सारी गैसियस स्टेट ओनली, तो फिर वहां पे क्या होगा, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये 2 कर लेते हैं और ये 2 कर लेते हैं रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, ये आ जाएगा लिक्विड स्टेट में, ये है तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट वन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3, CaCO3 डिकम्पोज होगा तो एक सॉलिड बनेगा और एक CO2 गैस बनेगा, CaO सॉलिड CO2 गैस, तो वहां पे भी गैस है तो पॉजिटिव, एंट्रोपी नेगेटिव आ जाएगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज एंट्रोपी इज नेगेटिव, एंट्रोपी नेगेटिव होगा, नेगेटिव एंट्रोपी होगा, अगेन 2019 में क्वेश्चन आया था। एक्सपांशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सब्लिमेशन ऑफ गैस टू सॉलिड, 2H2 हाइड्रोजन गैस, देखो दोनों गैसेस स्टेट में ही है, ओके, एंड वेपराइजेशन ऑफ वाटर। अब सी इज द करेक्ट आंसर, क्यों है, देखो दो हाइड्रोजन गैसियस एटम कंबाइन होके एक हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल बना रहा है, इन दैट केस एंट्रोपी विल बी नेगेटिव, सो 2H, ये यहाँ पे रिएक्शन लिखा मैंने एक्चुअली, वो उसी से रिलेट करता है वो, एक तो क्वेश्चन 2015 में आएगा, एक क्वेश्चन 2019 में आया था। ओके देन, क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा G डेल्टा N, एक तो है डेल्टा G इज इक्वल टू जीरो, सॉरी डेल्टा G इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा G इज लेस देन जीरो, डेल्टा G इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा S टोटल इज लेस देन जीरो। ओके, सो क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी के लिए हम लोग देख रहे थे ना, या डेल्टा G का है, डेल्टा G नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G नेगेटिव, नेगेटिव यानी लेस देन जीरो, राइट ना, डेल्टा G इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, या B इज द करेक्ट आंसर, अंडरस्टूड। एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ डेल्टा H and delta S of a reaction are 400 kilojoule per mole and 20 kilojoule per mole respectively. Delta H delta S की total है। The temperature below which the reaction is spontaneous is, temperature find करना है, फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा H डेल्टा S is equal to delta H upon T, therefore T is equal to delta H upon delta S, ठीक है। डेल्टा H की वैल्यू कितना है गाइस, डेल्टा H की वैल्यू है 400 माइनस 400 अपॉन डेल्टा एस इज माइनस 20, ओके, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, वो माइनस माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, 2014 में क्वेश्चन आया था, तो 400 डिवाइडेड बाय 20 इज, ये 0 0 कैंसिल होगा, दैट इज 20 20 20, ओके, यूनिट केल्विन है या डिग्री सेल्सियस, किलोजूल पर मोल पर केल्विन, ओके, 20 केल्विन, सो द यूनिट विल बी 20 केल्विन, ये हमारा करेक्ट आंसर है, understood। so this is the way to solve the numerical based on this one, क्या कहते हैं उसको, entropy of the system gives energy of the system, right guys, here we ended the chapter। यहाँ पे हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, जहाँ पे हमने सारे कंटेंट सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, एट द सेम टाइम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए और मैंने सारे सॉल्यूशंस भी कैसे है वो भी बता दिया आपको, राइट। नेक्स्ट वीडियो में गाइस एक और टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी यहाँ पे इनऑर्गेनिक फिजिकल हमने कंप्लीट कर लिया, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो वो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।